पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। 15 साल के अंदर कभी ऐसा फेस नहीं किया कि आपको गुड लुकिंग होना चाहिए या फिर आप वेल लुक दिखोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। एज अ वुमेन डिफिकल्ट है। फिजिकली आपको बहुत सारा फिट होना पड़ता है, प्लस मेंटली आप लोगों की चार बातों के बीच में से निकलना पड़ता है। जितना प्लेयर को फिट रहना पड़ता है उतना रेफरी को भी फिट रहना पड़ता है। एक इंडिविजुअल वुमेन के ऊपर बहुत डिपेंड है कि लाइक आप कितना स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो। कई बार होता है हमको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड्स आ जाते हैं, अब उस ट्रेनिंग के बीच में हमें छोड़ के भी नहीं जाना। पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं बट वो प्रेजेंट नहीं करते। स्पोर्ट एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो मैंने बोला यार जाके देखते हैं, घूमने को मिलेगा और खेल के देखते हैं कैसा है। मैं रग्बी चूज नहीं करती तो शायद 2012 की बात है, मेरी शादी हो जाती और आई थिंक मैं इतने फ्रंट फुट पे आके बात नहीं कर पाती। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आज हमारे साथ प्रिया बैसला है जो रग्बी रेफरी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रिया जी से हम यही पूछना चाहेंगे कि रग्बी क्या होता है, क्योंकि इंडिया में इसकी इतनी बात नहीं होती है। ओके, हाँ, अभी रग्बी इतना मतलब फेमस स्पोर्ट्स नहीं रहा है क्योंकि एज कंपैरिजन अदर स्पोर्ट्स। लेकिन रग्बी एक ऐसा, आपने नमस्ते लंदन तो आई थिंक देखी होगी, तो उसके अंदर जो अक्षय कुमार वो बॉल लेके जो भागते हैं ओवल शेप की अंडे जैसी, उस बॉल को लेके आपको भागना होता है एंड सामने जितने भी लोग होते हैं वो आपको टैकल्स करेंगे, आपसे बॉल छीनेंगे, आपको चोट मारेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उनसे लड़ना है और उस बॉल के साथ आपको क्रॉसिंग लाइन पे, हमारी ट्राई लाइन पे जाना है और वहाँ पे ट्राई करना है। तो ये बहुत फिजिकल स्पोर्ट्स है और जो अभी रग्बी इंडिया में बेटर डेवलप हो रहा है एज कंपैरिजन पहले से। मैं जानना चाहती हूँ कि जो प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा पर्दे पर आ जाते हैं, लेकिन जो रेफरी हैं वो पर्दे पर नहीं आ पाते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है एक प्लेयर की भूमिका में और एक रेफरी की भूमिका में? आई थिंक ऑफ कोर्स प्लेयर का एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको अपनी टीम को जिताना है, तो वो उस वाली फॉर्म में होता है और उस फेस में होता है। एंड रेफरी का क्या होता है कि उसके लिए दोनों ही ए एंड बी, कोई भी टीम खेल रही है तो दोनों ही इक्वली खेलती हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये टीम को मेरे को जिताना है या ये टीम को, वो इक्वली खेलता है। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल देखा जाता है कि हमारे किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर देखो आप, नॉट इन रग्बी, ये होता है कि हमारे जो ऑफिशियल है या रेफरी है वो इतना फ्रंट फुट पे नहीं आते हैं, नहीं दिखते हैं एज कंपैरिजन प्लेयर्स। बट आई थिंक विदाउट अ रेफरी कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी इवेंट हो या कोई भी मैच हो वो फिनिश नहीं हो सकता। और रग्बी के अंदर तो ऐसा है कि जितना प्लेयर को फिट रहना पड़ता है उतना रेफरी को भी फिट रहना पड़ता है, क्योंकि जितना देर मैच चलेगा रेफरी को भी उतना ही भागना है जितना प्लेयर भागता है। तो ये ज़रूरी है कि रेफरी को भी फ्रंट फुट पे देखा जाए, क्योंकि वो उनकी वजह से वो पूरा मैच अच्छे से कंक्लूड हो पाता है। तो फिर आपने रग्बी क्यों चुना? रग्बी काफ़ी टफ गेम लग रहा है मुझे। रग्बी ऐसे कुछ कभी है, मैं जिस फैमिली से और जहाँ से मैं थी तो वहाँ तो क्या है 17-18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। कॉलेज नहीं भेजेंगे, रेगुलर कॉलेज नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है। तो मेरे को ये था कि नहीं, मुझे रेगुलर कॉलेज पढ़ना है, मुझे स्पोर्ट्स खेलना है। फिर एक सीनियर ने मुझे बताया कि एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें रनिंग वाले, कबड्डी वाले या फिर रेसलिंग वाले हर टाइप के प्लेयर्स को चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और उस गेम को बोलते हैं रग्बी। तो मैंने बोला यार जाके देखते हैं, घूमने को मिलेगा और खेल के देखते हैं कैसा है। तो वो स्पोर्ट्स मुझे बहुत डिफरेंट लगा, क्योंकि उस रग्बी एक ऐसे स्पोर्ट है जिसके अंदर आप छोटी से छोटी हाइट वाला भी बंदा खेल सकता है, बड़ी से बड़ी हाइट वाला भी, और कोई वेट कैटेगरी नहीं है, कितने भी हैवी खेल सकते हैं, कितने भी पतले से पतला बंदा खेल सकता है। तो कुछ डिस्क्राइब नहीं है, अलग कुछ वो नहीं है, कोई भी खेल सकता है उस स्पोर्ट्स को। तो इसलिए मैंने रग्बी चूज़ किया और रग्बी मेरा बहुत लंबा कैरियर रहा है। आई थिंक 15 साल मैंने रग्बी खेला है, जिसमें से 10 साल मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है और 2023 में एशियन गेम्स में भी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है। और रेफरिंग मेरी पिछले 6 सालों से चल रही है और जिसमें एशिया लेवल पे मैं एज अ रेफरी काम कर रही हूँ और अपनी रग्बी इंडिया फेडरेशन के अंदर भी एज अ रेफरी काम कर रही हूँ। तो आई थिंक स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि अगर मैं रग्बी चूज़ नहीं करती तो शायद 2012 की बात है, मेरी शादी हो जाती और आई थिंक मैं इतने फ्रंट फुट पे आके बात नहीं कर पाती। रग्बी जैसे कि एक टफ गेम है, तो प्लेयर्स के बीच धक्का मुक्की हो जाती है और ये सब आपको दूर से देखना होता है, तो फिर आप उसमें अपना मेंटल टेम्परामेंट कैसे कूल रखती हैं? क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जस्ट इंजॉय करना है, क्योंकि जब आप प्रेशर ले लेते हो ना, कई बार होता है कि हमें पता है कि ऑलरेडी एक अच्छी टीम है जो कंटिन्यू मेडल मार रही है और उसका मैच भी एक अच्छी टीम से होने वाला है, तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलने लग जाते हैं कि यार अगर कोई सिंगल मिस्टेक हुआ तो पासा किधर भी जा सकता है। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग क्राइटेरिया बने हुए हैं रग्बी के अंदर, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ती है थ्रू आउट द मैच, एंड आपका मेंटली प्रिपरेशन होना चाहिए। आप प्रिपेयर 1 डे बिफोर करना पड़ता है हमें। अगर मेरा कल मैच है तो मुझे 1 दिन पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, ओके मुझे क्या क्या सेटअप करना है, कैसे
फील्ड में उतरना है, क्या कॉन्फिडेंस रखना है। एंड सब चीज़ों का फोकस एरिया नहीं रखती मैं कोई मैच कराती हूँ, मैं उसमें सेलेक्ट कर लेती हूँ कि ये वाला मैच है, इस टाइप की टीम है, 3 पॉइंट्स निकाले, ओके मेरे को ये फिनिश करने मैच के अंदर। तो जब आप गोल सेटअप कर लेते हो किसी मैच के लिए, देन वो ईजिली हो जाता है, देन आप मेंटली आप उसको कवर कर सकते हो एंड ईजिली आप मैच फिनिश कर पाते हो। अच्छा, फिटनेस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। रेफरी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? जिम जाते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसे एकदम फिट? आप बहुत फिट लग रही हैं मुझे। क्योंकि एज अ प्लेयर भी मेरा बहुत लंबा कैरियर रहा है, तो मुझे पता है कि लाइक फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और एज अ रेफरी भी रग्बी के अंदर क्या है कि एज अ प्लेयर आपको फिटनेस टेस्ट देने पड़ते हैं, सेम एज अ रेफरी मुझे भी फिटनेस टेस्ट देने पड़ते हैं और वो क्राइटेरिया हमें फॉलो करना और पड़ता ये है। हर गेम में होता है? कुछ गेम्स में है फिटनेस क्राइटेरिया, कुछ में नहीं है, क्योंकि कुछ गेम में क्या है कि रेफरीज को स्टैंडिंग पोजीशन में लेके डिसीजंस देने पड़ते हैं। जैसे कबड्डी वगैरह है, उनमें क्या है लाइट मूवमेंट है। लेकिन रग्बी क्या है कि अगर 14 मिनट्स प्लेयर खेल रहा है ना, तो 14 मिनट रेफरी भी भागता है, क्योंकि बॉल अगर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर जा रहे हैं तो रेफरी भी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर भागता है। तो हमारा फिटनेस लेवल प्लेयर से भी हाई होना चाहिए, तो मैं उसके लिए अपना पूरा मेंटेन रखती हूँ। मैं अभी एज अ टीचर वर्क भी कर रही हूँ, जहाँ पे भी मैं वर्क करती हूँ, पर मैंने अपना शेड्यूल ऑलरेडी बनाया हुआ है कि लाइक सुबह उठना है, ये मेरा 2 घंटे का ट्रेनिंग होता है, जिसमें मैं सब कुछ वीक में 3 दिन वेट ट्रेनिंग करती हूँ, 2 दिन कंडीशनिंग करती हूँ, साथ में मैचेस प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना फिटनेस मेंटेन करती हूँ और हमें मंथली 2 मंथ के अंदर हमें अपने टेस्ट देने पड़ते हैं, वो क्लियर करने पड़ते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन की फिटनेस देखी जाती है, उसे उसकी फिटनेस के हिसाब से चूज़ किया जाता है, लेकिन दुनिया में ना कहीं अपीयरेंस की भी एक कीमत है। तो क्या स्पोर्ट्स में भी लोग देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स वुमेन होना, सुंदर दिखना भी ज़रूरी है उसके लिए? देखो, अगर देखें तो बहुत सारे जगह पे ऐसा हो भी जाता है कि लाइक अच्छा हाँ ये गुड लुकिंग है, ऐसे है, लंबी है, तकड़ी, चलो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी और को नहीं लेते हैं। बहुत चीज़ जगह पे होता है, लेकिन मेरे सीरियसली मैंने 15 साल के अंदर कभी ऐसा फेस नहीं किया कि आपको गुड लुकिंग होना चाहिए या फिर आप वेल लुक दिखोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। आई थिंक आपके जो एफर्ट्स हैं वो दिखते हैं, क्योंकि 19-20 के अंदर घपला चल सकता है, लेकिन आप अगर 16 और 25 दिखाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, जब भी मैं एज अ रेफरी पैनल में भी सिलेक्शन चलता है, तो अभी मैं हाई लेवल एलाइट पैनल में अभी हूँ रग्बी इंडिया के अंदर, तो उसमें भी लेवल्स चलते हैं, आप ए में हो, बी में हो, टॉप में हो। तो मेरा क्या है कि मुझे 19-20 छोड़ना ही नहीं है। तो मैं अगर टॉप में रहना चाहती हूँ तो मेरे को वर्क हार्ड करना पड़ेगा ना, अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से करना है कि मौका ही ना दे कि हम किसी 19 वाले को मौका मिल जाए जो वेल लुक्ड हो। तो इस तरीके से डिपेंड करता है आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो। तो रग्बी में लड़कियों को क्या क्या स्ट्रगल आते हैं? काफ़ी टफ गेम है, तो कई बार ऐसा होता है हमें पीरियड्स हो रहे हैं, कई बार कुछ और इशू हो जाता है, तो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? गर्ल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब आई थिंक जो टेक्निकल्स पॉइंट से अगर देखें तो दोनों ही मेंस और वुमेन्स बहुत अच्छे से खेल पाते हैं, क्योंकि इसमें वो टेक्निक्स हैं और आप टेक्निक्स फॉलो नहीं करते तो वो फाउल प्लेज में चला जाता है। तो वो कोई इशू नहीं, लेकिन एज अ वुमेन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें इंजरीज चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता है और आप रफली खेल रहे हो तो आपको इंजरीज हो जाती है। और मैंने जब स्टार्ट किया था और आज तो मैं ऐसे बहुत प्लेयर आए और चले गए, जस्ट उनको एक इंजरी हो गया या फिर फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया या रग्बी छोड़ दी। तो ऐसे बहुत प्लेयर आए हैं, बट डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल वुमेन के ऊपर, बहुत डिपेंड है कि लाइक आप कितना स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं यार मुझे खेलना है या मुझे करना है। क्योंकि कई बार होता है हमको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, अब उस ट्रेनिंग के बीच में हमें छोड़ के भी नहीं जाना, ठीक है, हम नहीं बोला हमें पीरियड्स है, सीधा क्या बोलेंगे, वो मैच होगा उस दिन पीरियड होगा तो आप मैच नहीं खेलोगे, इट्स वेरी सिंपल। तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। ओके, मेरे को पीरियड्स आ गए तो मुझे अपना रूटीन कैसे चेंज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना डाइट पूरा चेंज करके कि रिलैक्सेशन मिले और मैं अपने एफर्ट्स पूरे दे पाऊँ। तो वुमेन्स आई थिंक बहुत एफर्ट करती हैं यार, उनको कितने प्रेशर नहीं है, उनको फैमिली इतना प्रेशर रहता है, इतने बैरियर्स हैं, घर से निकलती हैं तो 4 बातें, अच्छा ये कर देना वो कर देना, देन उसके बाद वो फील्ड पे जाती हैं। फील्ड में भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, अब फिजिकली आपको बहुत सारा फिट होना पड़ता है, प्लस मेंटली आप लोगों की 4 बातों के बीच में से निकलना पड़ता है। सोशलाइज यार, 4 लोगों के बाद 4 लोग कैसी बातें करते हैं उसकी तरह से आप कैसे उनको कवर अप कर पाते हो, वो सारी चीज़ें हैं। एंड प्लस आपकी खुद की फिजिकल इश्यूज जो हैं हमारे साथ, पीरियड्स हो जाना, वेट बढ़ जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, तो ये सब आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है इन सब से कवर अप कर सकती है, क्योंकि मैंने हर चीज़ फेस की है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। शादी नहीं करनी है, ये नहीं करना है, मुझे रेगुलर कॉलेज में पढ़ाना है, मेरे को अभी शादी मत करने दो, ठीक है। अभी मैंने बैरियर तोड़ा है कि मैं पहली लड़की हूँ जिसने लव मैरिज कर ली है, तो कहीं कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, कहीं ऐसा चलता ही नहीं था। तो ये
चेंज करना पड़ता है और ये समय के साथ ही चेंज होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ को। इस लाइक दैट। लव मैरिज का तो बहुत झंझट रहती है। अच्छा, मैं यही जानना चाहती थी आपसे कि ऐसे हमेशा कहते हैं कि हर एक पुरुष, सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, माँ, बहन, बेटी, दीदी, जो भी। तो आपके पीछे भी किसी ने आपको बहुत सपोर्ट किया है ऐसे? पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं बट वो प्रेजेंट नहीं करते हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि वो आई थिंक वो अपने तरीके से बहुत सही सोचते हैं कि हम बच्चा हमारा सेफ रहे, और उसकी वजह से वो बहुत सारे क्राइटेरियाज हमारे बीच में रख देते हैं और उस सिनेरियो में हमें लगता है कि भाई ये हमारे दुश्मन है, बट ऐसा नहीं है। पेरेंट्स एक बिगेस्ट सपोर्टर है मेरे। फाइनेंशियली हर एक चीज़ मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया है। एंड उसके बाद लाइक मेरे हस्बैंड, ठीक है, पिछले 7-8 साल से हम साथ में हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे साथ फ्रंट फुट पे रह के उन्होंने हेल्प आउट नहीं किया है। एंड ऑफ कोर्स लाइक पिछले 5 सालों से जब आप स्ट्रगल करते हो कि नहीं आपको शादी करनी है इस पर्सन से, एंड प्लस आपको अपना जॉब भी मेंटेन रखना है, जॉब नहीं छोड़नी है, कोई फैमिली छुड़वाने वाली है, या फिर अपना स्पोर्ट्स है उसको नहीं छोड़ना है, तो मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर अप किया कि लाइक प्रेशर चल रहा था शादी का एंड इसका उसका ऐसे करके, लेकिन हस्बैंड इतने सपोर्टिव रहे कि हम दोनों ने उसको कवर अप कर लिया कि नहीं यार, हम ये शादी भी कर लेंगे, हम जॉब भी सेटल कर लेंगे और इंडिया को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट भी कर लेंगे। तो हमने वो स्टेप बाय स्टेप किया, बट येस, एक हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे लेवल पर डेवलप हो रहे हो। थैंक यू सो मच प्रिया, हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू, सेम टू यू, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इससे पहले आप ये भी बताइए कि रग्बी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। मैं मनीषा हूँ और आपके लिए ये वीडियो शूट किया था मेरे दोस्त दुष्यंत ने। थैंक यू।